हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लास महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन आपके भी पेपर का नाम यदि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर है तो पूरी क्लास को आप लोग देख सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। और ये पेपर नंबर सेकेंड है। इसके पहले एमएसडीयू का जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के सिद्धांत वाली क्लास बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हो चुकी है। और ये आपके सेकंड पेपर की क्लास नंबर फर्स्ट है। इसके पहले एक क्लास में हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करा चुके हैं और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर कह लें या फिर फर्स्ट टॉपिक कह लें, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, यानी आपके यहां से क्वेश्चन भी बनेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो। तो आइए एक एक पॉइंट के बच्चे हम लोग शुरुआत करते हैं और बेसिक से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से थम के देखिएगा। इसके बाद आपका ग्रोइंग अप एज लर्नर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जितनी क्लास आपको दिखेगी आप उन क्लासेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो आपके पेपर के लिए ही क्लास होंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीधे सीधे सबसे पहले हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं साइकोलॉजी को, यानी मनोविज्ञान को हम लोग समझते हैं। तो आइए पूरी बात को आप लोग समझिए कि मनोविज्ञान आखिर होता क्या है। अभी इसके इतिहास के बारे में भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए एक महान मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हुए मॉर्गन साहब, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो होता है वो मानव और पशुओं के व्यवहार का विज्ञान है। ध्यान से मेरी बात समझना, यानी जिसमें हम लोग बिहेवियर का अध्ययन करें, यानी मानव के व्यवहार का स्टडी करें बच्चे, वही आपका होता है साइकोलॉजी, होता है वही आपका होता है मनोविज्ञान। यानी जिसके अंतर्गत हम मन का, हम व्यवहार का, हम कैरेक्टर का, हम चरित्र का, हम पर्सनालिटी का अध्ययन करें, वही है आपका मनोविज्ञान। उम्मीद करते इस मॉर्गन की डिफिनेशन आप लोग समझे होंगे, महान मॉर्गन साहब की। अब एक डिफिनेशन और समझिए वुडवर्थ साहब की। ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो हमारे इन्वायरमेंट से हमारा रिलेशन बिल्ड करती है, यानी हम कैसे मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव के व्यवहारों का अध्ययन करती है, या फिर मानव के व्यवहारों का साइंस है, विज्ञान है। कहोगे सर जी समझ में नहीं आया, ध्यान से मैं समझाता हूं। देखो, जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संबंध में, और वातावरण को बेहतर रूप में समझिए आपके पास पड़ोस से, क्या आपके पास पड़ोस, या फिर इसे आप कह सकते हो आपके आस पास पड़ोस से, यानी जो आपके इन्वायरमेंट है, आपकी जो सोसाइटी है, उनमें आपका कैसे रिलेशन, कैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे आपका विकास हो रहा है, कैसे आपका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे आपका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी सभी प्रकार का जो आपका डेवलपमेंट है मानव का, उसके व्यवहारों का अध्ययन जो होता है बच्चे, वो मनोविज्ञान के अंदर होता है, वो साइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। उम्मीद करते इस वुडवर्थ की डिफिनेशन आप लोग समझे होंगे, मनोविज्ञान की पूरी कहानी समझ गए होंगे कि जिसके अंतर्गत हम व्यवहारों का अध्ययन करें, बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, वो है आपका मनोविज्ञान। अब थोड़ा सा मनोविज्ञान का हम इतिहास आपको बच्चे बता देते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना, एक कोटेशन से पूरी डिफिनेशन या पूरा इतिहास यहां पे क्लियर हो जाएगा। वुडवर्थ साहब तरह तरह की डिफिनेशन का निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं इतिहास में, साइकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में, कि मनोविज्ञान ने पहले अपने आत्मा का त्याग किया। क्यों आत्मा, यानी सबसे पहले यह माना जाता था कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग आत्मा का अध्ययन करते हैं। फिर मनोविज्ञान ने भैया अपने मन को त्यागा, यानी फिर हम लोग कहते थे कि मनोविज्ञान के अंदर हम मन का अध्ययन करते हैं। तो यानी सबसे पहले मनोविज्ञान में हम लोग आत्मा का अध्ययन, यानी फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, तो कहोगे सर आत्मा। उसके बाद हो गया आपका मन, यानी सबसे पहले मनोविज्ञान में हम लोग आत्मा का अध्ययन, फिर हम लोग मन का अध्ययन करते थे, और अंत में मनोविज्ञान ने चेतना को त्याग कर, यानी मन के बाद हम लोग ये कहे कि भैया हम लोग क्या करते हैं कि चेतना का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अंत में चेतना को त्याग कर आजकल जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का, यानी बिहेवियर का, यानी हमारे व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। तो अगर ये पूरा इतिहास ही इस डिफिनेशन से निकल जाता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग आत्मा का अध्ययन करना शुरू किए थे, फिर उसके बाद हमें लगा कि नहीं, आत्मा के साथ साथ हमें मन का अध्ययन करना आवश्यक है, तो भैया हम माने चलो मन का अध्ययन होगा। फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, चेतना का अध्ययन हो रहा है, तो ये चेतना का अध्ययन माना गया मनोविज्ञान को। फिर अब ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बिहेवियर, हम लोग व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ये कहते हैं वुडवर्थ की डिफिनेशन।
आपके दिमाग में होने चाहिए कि मनोविज्ञान ने पहले अपने अपना आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया और अंत में चेतना को त्याग कर आजकल वो व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। ये पूरे मनोविज्ञान का बच्चे इतिहास में आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान की दो डिफिनेशन समझे, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम मानव और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और वुडवर्ड साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव के व्यवहारों का विज्ञान है, यानी हम लोग कैसे इन्वायरमेंट अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को एक तरीके से अनुकूल बनाते हैं पर्यावरण के, उन सब का अध्ययन बच्चे किसके अंतर्गत आता है, तो आपके साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये मनोविज्ञान के बारे में इतना जान गए, आइए हम लोग लौटते हैं अपने टॉपिक पे और ये समझते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान आपके टॉपिक यानी पेपर सेकंड में चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। आइए एक एक बात हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे एक एक बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले कि शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान से मेरी बात समझना, एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझ लीजिए। शिक्षा का जो संबंध होता है वो मानव के व्यवहार में परिमार्जन करना, यानी जो मानव का अस्थाई व्यवहार है या फिर जो मानव का व्यवहार है उसको अस्थाई परिवर्तित कर देना, यानी उसके व्यवहार में अस्थाई चेंजेस कर देना। और मनोविज्ञान का संबंध होता है मानव व्यवहार का अध्ययन करना, यानी मानव का व्यवहार कैसे कैसे डेवलप हो रहा है उसका अध्ययन करना। और शिक्षा का संबंध होता है मानव के व्यवहार को डेवलप करना। दो बात यहां पे है, बड़ी ध्यान समझना, बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो देखो मेरी बात समझिए, शिक्षा का संबंध मानव का व्यवहार में परिमार्जन से, यानी मानव के व्यवहार को डेवलप करना, और शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध होता है मानव का जो व्यवहार का डेवलपमेंट हो रहा है उसका स्टडी करना कि कैसे कैसे हो रहा है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंट है। शिक्षा का संबंध मानव का व्यवहार कैसे किया जाए इस पे डिपेंड होता है, और मनोविज्ञान का संबंध है कि भैया मानव का व्यवहार कैसे हो रहा है उसका अध्ययन करना, और दोनों को मिला के हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है जो शैक्षिक प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी मानव का व्यवहार जो एजुकेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है बच्चे, वही आपका है एजुकेशन साइकोलॉजी। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, आइए अब शिक्षा मनोविज्ञान में टेलफोर्ड साहब क्या कहते हैं। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए कोई क्लास नहीं चलाता, लेकिन द परफेक्ट स्टडी पे बच्चे क्लास चल रही है तो थम के पेशेंस से पढ़ लीजिए शांति से। ठीक है, आइए टेलफोर्ड साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। यानी टेलफोर्ड साहब कहते हैं कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से, यह मनोविज्ञान का ही एक अंग है, और जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को, मनोवैज्ञानिक पहलू मतलब समझ रहे हो, जो बालक की रुचियों को, जो बालक की क्षमताओं को, जो बालक की एक तरह की इच्छाओं को, उनको खोज के उनका अध्ययन करे, वही आपका होता है शिक्षा मनोविज्ञान। ये कहते हैं टेलफोर्ड साहब। इसी के बारे में जॉन एंड ट्रेवर साहब क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें कि छात्र शिक्षण और अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में भैया आपके चाइल्ड का, यानी आपके स्टूडेंट का, आपके टीचिंग मेथड का, आपके अध्यापन का, जो पढ़ा रहे हो उन सब का अध्ययन किया जाता है और उन सब को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आइए अब थोड़ा सा हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले शिक्षा का एक तरीके शिक्षा मनोवैज्ञानिक सबसे पहले हम लोग किसे कह सकते हैं, तो रूसो को कह सकते हैं, क्योंकि रूसो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट को पनपाए थे। तो हम कह सकते हैं कि रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं जिनके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा, चाइल्ड सेंटर कहने का मतलब ध्यान से मेरी बात सुनना, जिसमें बालक को केंद्र में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण हो, अध्यापक अपने टीचिंग स्टाइल का एक तरीके से प्रिपरेशन करे, और यानी बालक के अकॉर्डिंग, बालक की रुचियों के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ा रहे हो, तो वही आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है। और बाल केंद्रित शिक्षा का पहला प्रतिपादन किसे माना जाता है, रूसो को, इसीलिए ने पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक, लेकिन आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। अभी नीचे मैं बताऊंगा। ठीक है, आइए
उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टैनली हॉल के द्वारा रखी गई थी। और मैं आपको किशोरावस्था शायद पढ़ा चुका हूं बीपीएससी वाले बच्चों के लिए, यदि आप भी वो क्लास लिए हो तो बता देंगे कि स्टैनली हॉल एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जो किशोरावस्था पे बहुत कार्य किए और बोले किशोरावस्था बड़े संघर्षों और तूफानों की अवस्था होती है। तो हम कैसे शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला, पहले शिक्षा मनोविज्ञान का कोई अलग से अध्ययन नहीं किया जाता था, लेकिन इसकी औपचारिक यानी एक तरीके से फॉर्मल आधारशिला यानी फॉर्मल रूप से इसे कब से अध्ययन करने किया जाने लगा मुख्य रूप से, तो 1889 में स्टैनली हॉल के द्वारा। ठीक है, आइए उसके बाद लेकिन मुख्य रूप से जो कुछ विश्लेषणवादी, जैसे हम कह सकते हैं सिगमंड फ्रायड वगैरह जो विश्लेषणवाद थे, मनोविश्लेषणवाद थे, वो भैया कि एक तरीके से हम कह सकते हैं 1900 में ये मानते हैं कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में 1920 को यानी 1920 में थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी से मिली। इसलिए थॉर्नडाइक को मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या फिर हम कह सकते हैं सर आधुनिक, क्या सर, इसे हम कह सकते हैं सर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो भैया एल्बर्ट थॉर्नडाइक है। और उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास को। शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जिसमें भैया हमारे व्यवहारों को और शिक्षा की प्रक्रिया को अध्ययन किया जाए, यानी एक तरीके से शिक्षा को और कैसे बेहतर किया जा सके, बच्चों की रुचियों के अनुसार हम एजुकेशन को कैसे दे सके, इन सब का अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक किसे माना गया है, तो हमारे महान थॉर्नडाइक साहब को क्यों माना गया है, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इसी के अकॉर्डिंग इसे एक अलग से विषय के रूप में भी जाना लगा कि शिक्षा मनोविज्ञान भी कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आइए अब शिक्षा मनोविज्ञान के हम लोग कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। जैसे सबसे पहले क्रो एंड क्रो इसके बारे में क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जैसे अभी इसको मैं तुरंत एक पॉइंट से जोड़ूंगा तब आपके दिमाग में आएगा, यानी आपके अनुभवों की यह व्याख्या करता है, यानी उसका वर्णन करता है। और यहां पे देखो ये समझो कि जो मनोविज्ञान होता है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, और जो आपका शिक्षा होती है वो व्यवहार का डेवलपमेंट करती है। तो दोनों मिलकर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उनका ये वर्णन एवं व्याख्या करते हैं। यही आपके कहते हैं क्रो एंड क्रो साहब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है सर, तो किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु या फिर वृद्धावस्था तक, मृत्यु तक जो उसके अनुभव हो रहे हैं, उन सबका वर्णन और व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसी के बारे में महान कॉल सैनिक साहब क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधान की शिक्षा में प्रयोग है। ध्यान से मेरी बात समझना, अनुसंधान देखो एक तरीके से कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे कि बालक की रुचियों को पहचान कर उन्हें शिक्षा दीजिए, हमेशा ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलिए, यानी बालक को जो चीजें उनके नॉलेज में हैं उनसे जोड़ के पढ़ाइए। ये सब मनोविज्ञान के सिद्धांत है, ठीक है। उसी प्रकार से बालक को सबसे पहले जो चीजें प्रदर्शन विधि वाला सिखाइए, खेल यानी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर जोर दीजिए। ये सब मनोविज्ञान के सिद्धांत है, और इन्हीं सब सिद्धांतों को यदि शिक्षा में आप इंप्लीमेंट कर ले रहे हो तो यही बन जाता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान। यही कहते हैं आपके कॉल सैनिक साहब, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आपके दिलो दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद जेम स्टीफन का क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे डेवलप कर रहा है उन सब का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रोफेसर ट्रो साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के एक तरह के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। जैसे शैक्षिक परिस्थितियां, यानी क्लास में आप पढ़ाते समय क्या क्या चेंजेज हो रहा है, यानी बालक का व्यवहार कैसे हो रहा है, बालक कैसे चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, कैसे चीजों को लर्न कर रहा है, कैसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहा है, उन सब का जब आप अध्ययन करते हो बच्चे, तो वो सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यही कहते हैं हमारे प्रोफेसर ट्रो साहब। आपकी उम्मीद करते हैं ये पूरी पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब शिक्षा मनोविज्ञान की थोड़ा सा हम प्रकृति और कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यह मनोविज्ञान की एक शाखा जो शिक्षा मनोविज्ञान आपका है बच्चे, जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, एक तरीके से वो किसका हिस्सा है,
तो वो आपका साइकोलॉजी का ही हिस्सा है, यानी मनोविज्ञान का ही हिस्सा है। उसके बाद कह सकते हैं कि ये एक तरीके से व्यवहारिक मनोविज्ञान है और इसके प्रयोगों से मनुष्य की शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के मदद से बच्चे जो मनुष्य की, जो बालक की, जो इंसान की एजुकेशन है उसको हम और ग्राही और प्रभावी बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी इसकी एक विशेषता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अच्छाइयों को। और इसमें मनुष्य की शारीरिक मानसिक शक्तियों व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी मनुष्य की जो एक तरीके से फिजिकली रूप में जो उसकी एक तरीके पोटेंशियल, जो उसकी क्षमताएं, जो उसकी मानसिक शक्तियां हैं, उन सबके व्यवहार का अध्ययन बच्चे हम लोग करते हैं इसके अंतर्गत। यानी व्यवहार का अध्ययन करना बालक के, बालिका के, ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और इसमें मनुष्यों के व्यवहार के जन्मजात और पर्यावरणीय दोनों प्रकार के कारकों और प्रेरकों, नियंत्रण तत्वों का अध्ययन किया जाता। कहने का मतलब है एक मानव का, एक तरीके से कह सकते हैं सर, एक मानव का पूर्ण रूप से विकास, यानी पूर्ण रूप से सर विकास कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब का जो अध्ययन करता है वो कौन करता है? तो हम कह सकते हैं सर वो आपका करता है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या करता है सर? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। यानी मानव का विकास कैसे हो रहा है जन्म से लेकर वृद्धा यानी मृत्यु तक, तो भैया उन सब का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। इसके द्वारा मनुष्यों के व्यवहार को समझा जाता है और व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। वांछित दिशा, यानी वांछित का अर्थ होता है गुड, यानी अच्छी दिशा भी दी जाती है और उनके व्यवहारों के बारे में भविष्यवाणी भी की जाती है। यानी किसी के व्यवहार को आप जज करके, उसके एक तरीके से रहन सहन को देख के उसके बारे में आप थोड़ा बहुत भविष्यवाणी भी कर सकते हो कि कैसे बालक का डेवलपमेंट हो सकता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान से ये संभव है। और एक विधायक विज्ञान के रूप में से स्थापित सिद्धांत या नियम वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक प्रमाणिक होते हैं और उन प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाता है। यानी इसके जो भी सिद्धांत होते हैं उनको बालकों पे प्रयोग करके और भैया उनका वस्तुनिष्ठ रूप से और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल रूप से उनको स्थापित किया जाता है, सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है। और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये पूर्ण रूप से साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरीके से हम अनुमान लगाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं जो मनोविज्ञान होता है एक हम कल्पना करते, एक तरीके से एक अनुमान लगाते हैं। और विज्ञान कभी अनुमान को, कभी कल्पना को एक तरीके से थ्योरी नहीं मानता, बल्कि उसको एक तरीके से एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप मानता है। तो जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान एक पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी विज्ञान के थोड़ा बहुत आसपास ही एक निकटतम शुद्ध विज्ञान की से कैटेगरी मानी जाती है। ये इसकी एक विशेषता है शिक्षा मनोविज्ञान की। उम्मीद करते हैं बच्चे इस पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य की हम लोग बात कर लेते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट आइए देखिए। जैसे शिक्षा के उद्देश्य, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते। कैसे आप कह सकते हैं भिन्न भिन्न शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न उद्देश्य बताए, लेकिन वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप बाइक चला रहे हो तो ये बताओ बाइक का कोई उद्देश्य है? नहीं। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना तो यही बाइक का भी उद्देश्य हो गया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं है। ये जो आपका उद्देश्य है यही शिक्षा मनोविज्ञान का भी उद्देश्य हो जाता है। और कभी मैं यदि एजुकेशन पे लेक्चर लिया तो मैं आपको बताऊंगा कि जो शिक्षा होती है इसका भी कोई उद्देश्य नहीं है। जो समाज का, जो सोसाइटी का उद्देश्य होता है वही शिक्षा का भी उद्देश्य हो जाता है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार का उद्देश्य उसके सामने रखोगे वही इसका उद्देश्य हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान आयोजकों, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान होगा, यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान होगा, सॉरी, शिक्षा मनोविज्ञान आयोजकों की शिक्षा को प्रभावशाली आयोजन करने में सहायता करती है। यानी आप शिक्षा मनोविज्ञान के यदि आपको नॉलेज है तो आप क्लास में जो आपका प्रशासन है उसे बेहतर रूप में आप एक तरीके से मैनेज कर सकते हो और शिक्षा के प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों को उनकी प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से संपादित करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। तो ये इसके उद्देश्य हो गए दोनों। ठीक है, आइए अगले उद्देश्य की बात करते हैं। और बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चे की शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने का, उनका समाधान करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करती है। यानी बालक की रुचि क्या है, बालक की क्षमता क्या है, बालक की पोटेंशियल क्या है, बालक का इंटरेस्ट क्या है, इन सब चीज को जानने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। उसके साथ विद्यालय प्राचार्यों और अन्य कार्यकर्ताओं को अपने क्रियाकलापों का मूल्यांकन करने, निरंतर सुधार करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हेल्पफुल रहती है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। शिक्षकों को छात्रों की शैक्षिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को समझने,
उनके एक तरीके से उनके उनके समाधान करने और अपने अपने अन्य उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वहन करने में भी ये सहायता करती है। यानी शिक्षक के बच्चे ध्यान से मेरी बात समझना, शिक्षक के जो भी कार्य हैं, जो भी उनके उनका उत्तरदायित्व, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको शिक्षा मनोविज्ञान कैसे बताती कि उनको कैसे आप एक तरह के सफलतापूर्वक रूप से कैसे निर्वहन कर सकते हो। तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं कि स्कूल का जितना मैनेजमेंट है सबको एक साथ डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है और शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में भी एक तरीके से सहायता करता है। यानी एजुकेशन सिस्टम जो है भैया, एजुकेशन प्रोसेस जो है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य रोल होता है और नागरिकों में वांछनीय यानी हम कह सकते हैं कि गुड डेवलपमेंट, अच्छे डेवलपमेंटों का ये विकास करवाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो बच्चे होता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका शिक्षा होती है ये मानव के व्यवहार को डेवलप करती है और जो मनोविज्ञान है मानव के व्यवहार का ये अध्ययन करती है। क्या करती है बच्चे? ये अध्ययन करती है। दोनों मिलके जो होते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करते हैं। यही मुख्य निष्कर्ष है। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझेंगे। अब शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्षेत्र को यहाँ पे समझ लीजिए, कुछ पॉइंट को यहाँ पे मैं बात करूंगा, उसके पहले कुछ डेफिनेशन बता दूं। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बताते हुए महान बीएफ स्किनर साहब अपने विचार व्यक्त करते कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है और इस संबंध में उन व्यवहारों एवं व्यक्तित्व का अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी आपके स्किनर कहते हैं कि जो आप एजुकेशन के माध्यम से किसी बालक का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप गाइडेंस दे रहे हो, उसकी आप काउंसलिंग कर रहे हो, दिशा निर्देश कर रहे हो, तो इन सब का जब आप अध्ययन करते हो बच्चे, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके क्षेत्र हो गए। इसी के बारे में क्रो एंड क्रो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री का संबंध अधिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं से, यानी एक बालक किस प्रकार से सीख रहा है और सीखने की गुणवत्ता कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये सब किसके माध्यम से संभव है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के। तो यानी बालक के अधिगम को प्रभावित करने का जो मुख्य रूप होता है वो भी शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। तो इसका एक क्षेत्र हो गया। अब इसके हम लोग कुछ क्षेत्रों यानी आधुनिक जो की शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं, आइए मैं बस पॉइंट आपको बता देता हूं। यानी वंशानुक्रम का अध्ययन भी और विकास का अध्ययन, बालक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बालक का विकास कैसे हो रहा है, बालक का सोशल डेवलपमेंट, बालक का फिजिकल डेवलपमेंट, बालक का इमोशनल डेवलपमेंट, बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस प्रकार का जो बालक का डेवलपमेंट है एसपीईसी, तो भैया ये इन सब का विकास हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन और व्यक्तित्व का अध्ययन दोनों अलग अलग है। देखो, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है यानी एक बालक दूसरे बालक से कैसे डिफरेंट है, दुनिया का कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं हो सकता, तो उन सबका अध्ययन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत होता है। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यक्तित्व, यानी ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है और ये आपकी है पर्सनालिटी, ये आपकी है पर्सनालिटी, ये आपकी है बच्चे पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी का अध्ययन यानी व्यक्तित्व यानी चरित्र का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। उसके बाद अपवाद बालक, यानी जो बालक एक तरीके से कुसमायोजित हैं, उसके बाद जो बालक अपराधी हैं, जो बालक प्रतिभावान है, जो बालक सामान्य बालक है, उन सबको यानी जो बालक सामान्य बालकों से अपवाद है उन सबका अध्ययन भी हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन भी करते हैं, यानी बालक कैसे सीख रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाता है बच्चे, उसका भी अध्ययन किए थे। मानसिक स्वास्थ्य जो हम आईक्यू वगैरह निकालना जानते हैं, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस कोशिएंट, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। उसके साथ साथ जो आपका शिक्षण विधियों का यानी बालक को किस टीचिंग मेथड के अनुसार बालक को पढ़ाना है उसका भी अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी हम कह सकते हैं कि निर्देशन और परामर्श, या फिर कह सकते हैं कि बालक के साथ जो भी चर्चाएं करें, तर्क वितर्क कर रहे हैं, यानी बालक को कैसे हम निर्देश दे सकते हैं, बालक को कैसे परामर्श दे सकते हैं, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। मापन तथा मूल्यांकन के अंदर बालक की क्या स्थिति है, बालक ने क्या सीखा है, बालक की सीखने की त्रुटियां क्या है, ये सब इवैल्यूएशन मेजरमेंट हम लोग करते हैं। और शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन, कौन से बालक भैया फिजिकली रूप में फिट है, नहीं फिट है, कौन सा बालक खेलने में फिट है, इन सब चीज का अध्ययन करते हैं। और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, कोई बालक बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है, क्यों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जा रहा है, इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी क्लास को आप लोग समझ गए होंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। अब आप
इस क्लास को एक दो बार और देखना, यदि कॉन्सेप्ट कहीं रह गया हो, ठीक है, तो कंप्लीट क्लास अच्छे से कवर करिएगा। साथ में कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। बेहतर रूप में एमएसडीओ के लिए पढ़ते रहिए, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में नोट्स लेना चाहते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल है, तो इस नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। 149 में आपके चारों पेपर के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेहतर रूप में बस पढ़ते रहिए, यही आप हमारा पर्पज है। और टारगेट हम लोग के चल रहे हैं 80+%, तो आप ये भी टारगेट लेके चलिए। लेकिन यदि आप 75 80 के आसपास रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझेंगे। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जो बच्चे यहां तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं उनके लिए एक निर्देश दे रहा हूं कि आपको नॉलेज एक तरीके से ग्रोइंग अप एज ए लर्नर का आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसमें जितनी क्लास मैं ऐड करूंगा, चाहे वो बीपीएसयू की हो, वो आपके लिए भी यूजफुल है। उन क्लासेस को आप लोग पढ़ लें। जैसे वृद्धि और विकास की क्लास में ऐड करूंगा, सामाजिक विकास, उसके बाद इमोशनल, एक तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, उसके बाद शारीरिक विकास। तो जितने प्रकार के विकास मैं यहाँ पे डेवलप करूंगा, विकास की अवस्थाएं, विकास के एक सिद्धांत, उन सब क्लास को आप लोग पढ़ लेना। और आपके बाद में कुछ समय बाद इसमें मैं इंटेलिजेंस को ऐड करूंगा, व्यक्तित्व को ऐड करूंगा, वो भी क्लास आप लोग पढ़ लेना। तो आपका ग्रोइंग अप एज ए लर्नर पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और प्लेलिस्ट चेक किया करिए आपका जो भी, और एक बात और, सिलेबस हमेशा अपने साथ रखा करिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास को पढ़ेंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बेहतर तैयारी कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझे होंगे। चैनल पर नए हैं तो क्लास वगैरह समझ में आई तो सब्सक्राइब करिए लीजिए, और अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर करिए क्लास को, ठीक है। द परफेक्ट स्टडी पे फैमिली मान के। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह रहती है तो यहाँ पे हम आपको जरूर आपके साथ साझा करते हैं, आपके डाउट वगैरह भी लेते रहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी दोस्त यार भाई बहन अपना ख्याल रखिए, और नॉलेज एंड करिकुलम की क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।